हेलो दोस्तों, तो आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जो एक स्पेशल अनाउंसमेंट है मैं करने जा रहा हूँ। तो वो स्पेशल अनाउंसमेंट यह है कि मैं आपके लिए टीच मिनट ऐप लेकर आया हूँ। टीच मिनट ऐप, इसकी खासियत क्या है कि आप यहाँ पर लाइव टेस्ट दे सकते हैं और लाइव क्लासेस कर सकते हैं, लाइव चैट भी कर सकते हैं हमारे साथ। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके अंतर्गत मैं आपको जो नोट्स की पीडीएफ है वो प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके अंतर्गत आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो ये आज का स्पेशल अनाउंसमेंट है। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा। तो हमने अभी तक प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ लिया है। प्रकाश के परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ लिया है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। परावर्तन तो ख़त्म हो गया, उसके बाद हमारा टॉपिक क्या आता है, प्रकाश का अपवर्तन आता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो सभी लोग तैयार हैं? जितने लोग हमारे इस क्लास को देख रहे हैं वो फटाफट चैट सेक्शन में लिख दें कि अपना नाम लिख दीजिए कि मैं हाजिर हूँ, आई एम प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट। चलिए, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबसे चलिए ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर का नाम है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ही आराम से समझेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस आप ध्यान से समझिए, मन लगाकर आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम प्रकाश का अपवर्तन है तो अपवर्तन के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, मान लीजिए माध्यम एक ये है, माध्यम दो ये है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो या तो वह अविलंब से दूर हट जाती है या अविलंब की ओर झुक जाती है। यानी कि सीधा साधा मतलब यह है कि वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या होगा यहाँ पर, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिए, ये जो प्रकाश की किरण आ रही थी ये उसको जाना चाहिए था इस दिशा में, लेकिन वो कहाँ गई, इस दिशा में चली गई। तो देखिए उसका विचलन हो गया कि नहीं हो गया, अपने पथ से हट गई कि नहीं हट गई। तो यहाँ पर इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर हो गया। तो हमने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था कि इस किरणों को हम क्या कहते हैं, हम आपतित किरण। इस किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। लेकिन अब जो ये प्रकाश किरण निकली है इसको परावर्तित नहीं कहेंगे, इसको अपवर्तित कहेंगे। इसको अपवर्तित किरण कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, हम अभिलंब कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, हम अभिलंब। क्लियर हो गया। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या हो गया हमारा कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जो प्रकाश की किरण, ठीक है, और यहाँ पर ये कौन सी किरण है, ये जो ये है उसे हम कहते हैं पृथककारी पृष्ठ। पृथककारी, क्योंकि देखिए यह दोनों माध्यमों को पृथक कर रहा है। तो ये कौन सी पृष्ठ हुआ, पृथककारी पृष्ठ हो गया। इतना क्लियर हो गया सबका। चलिए, ये हमारा हो गया पृथककारी पृष्ठ, ये माध्यम एक हो गया, ये माध्यम दो हो गया, और ये क्या हो गया हमारा अभिलंब। अब एक प्रकाश किरण आपतित कर रहे हैं उसको हम, ये क्लियर, और वो अपने मार्ग से विचलित होते हुए दूसरे माध्यम में निकल गई। तो अब इस प्रकाश की किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित। फिर से बता दे रहा हूँ मैं आपको, ये आपतित होगा और ये इसे क्या कहेंगे हम, अपवर्तित होगा, और ये क्या होगा, अभिलंब होगा। ये क्या होगा, अभिलंब। और आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। ये आर क्या है हमारा, अपवर्तन कोण होगा, परावर्तन कोण नहीं होगा हमारे यहाँ पर। ये क्या होगा, अपवर्तन कोण होगा।
तो जो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। जबकि अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। बताइए यहाँ तक कोई किसी का डाउट है कि नहीं है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। चलिए, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। चलिए, अब इसके बाद आता है माध्यम, क्योंकि माध्यम एक यहाँ पर है, ये दूसरा माध्यम है, तो उसके बाद आता है माध्यम हमारा। चलिए उसको पढ़ते हैं। तो माध्यम में कौन सा माध्यम, एक सघन माध्यम होता है और दूसरा क्या होता है, विरल माध्यम होता है। सघन माध्यम और विरल माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है, आप देख लीजिए यहाँ पर कि सघन माध्यम किसे कहते हैं। सघन का मतलब क्या होता है, पास पास, मतलब ऐसा माध्यम जिसमें उपस्थित कण बहुत अत्यधिक निकट हों, जिसमें उपस्थित कण है अत्यधिक निकट हो, उसे हम क्या कहते हैं, सघन कहते हैं। चूँकि यहाँ पर माध्यम है, यहाँ पर कहेंगे कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो। सघन में क्या होगा, प्रकाश की चाल कम होगी, और विरल में क्योंकि देखिए उसके कण दूर दूर होते हैं, तो इसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम, जबकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। इतना क्लियर हो गया। चलिए, सघन माध्यम किसे कहेंगे, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम। विरल माध्यम किसे कहेंगे, वे माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, विरल माध्यम कहेंगे। इतना क्लियर हो गया। चलिए, अब इसके बाद एक टॉपिक और आता है कि ये, अब यहाँ पर माध्यम एक माध्यम दो हम नहीं बोलेंगे, अब सीधे हम कहेंगे सघन माध्यम और विरल माध्यम। क्लियर हो गया। तो मान लीजिए ये विरल माध्यम है, ये कोई विरल माध्यम जैसे वायु हुआ, ये सब क्या है, विरल माध्यम है। और मान लीजिए दूसरा माध्यम कांच ले लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, सघन माध्यम है। ये सघन माध्यम है, कांच मान लीजिए, ठीक है, ये कांच है। चलिए, और जब प्रकाश की किरण आपतित होंगी, जब यहाँ पर प्रकाश की किरण आपतित होंगी, तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम थी, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम थी, और सघन माध्यम में विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक थी, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल कम है। क्लियर हो गया कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है, जबकि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम है। इसलिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि चाल कम है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो यहाँ पर इसका कोण आई यहाँ पर होगा, और अपवर्तन कोण आर यहाँ पर होगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब इसी का अगर हम उल्टा कर देते हैं, चलिए अगले पेज पर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम उल्टा कर देते हैं ये, और यहाँ पर क्या हो जाए, सघन माध्यम हो जाए, जैसे कांच हो गया, और यहाँ पर कोई हो जाए विरल माध्यम हो जाए। अब यहाँ पर क्या होगा, जब प्रकाश की किरण आपतित आएंगी, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम है, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है, तो यह तीव्र गति से दूसरे माध्यम में निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती हैं, तो वह अभिलंब से दूर हटती हुई निकल जाएंगी। तो ये कहाँ पर क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। क्लियर हो गया। इसके बीच कोण आपतन कोण ये, और अपवर्तन कोण ये हो जाएगा। क्लियर, इतना तक किसी को डाउट है? चलिए, अब आता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम ये कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। तो अब यहाँ पर पहला इसके भी दो नियम होते हैं, पहला नियम और दूसरा नियम, इसके भी दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है, सुन लीजिए, यहाँ पर ज़्यादा कठिन है नहीं। ये क्या है, आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, और ये क्या है हमारा आपतन बिंदु। ये क्या हो जाएगा, हमारा आपतन बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपतित किरण और
अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर हैं। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर हैं। तो पहला नियम क्या हो गया कि आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हमारा प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम हो गया। अगर हम बात करते हैं दूसरे नियम की, तो यहाँ पर देखिए इसके बीच का कोण आई होगा और ये अपवर्तन कोण होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे दूसरे नियम में कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, यहाँ पर दो ही माध्यम हैं, ठीक है, किन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा मतलब आई का साइन लेंगे, जा का मतलब होता है साइन, तथा अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, इसे यन या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर दूसरा नियम क्या होगा कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए जो आपतन कोण की जा है, ठीक है, और अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात होगा वह क्या होगा, एक नियतांक होगा, जिसे यन या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। फिलहाल आप एन ही जानिए। और एन क्या है, यहाँ पर उस माध्यम का अपवर्तनांक है, इसे हम एन को क्या कहेंगे, हम अपवर्तनांक कहेंगे। आगे हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक के बारे में। फिलहाल अभी अपवर्तन के नियम के बारे में जानिए। तो पहला नियम क्या है कि आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या है हमारा कि आपतन कोण की जा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है, जिसे उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए अब अपवर्तनांक आ ही गया है, उसके बारे में जान लेते हैं। इतना तक किसी की डाउट नहीं है। चलिए अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। अपवर्तनांक का फार्मूला होता है n बराबर सी अपान भी, क्योंकि n बराबर साइन आई अपान साइन आर भी होता है, साइन आई अपान साइन आर भी होता है, ये भी सही है। लेकिन एक नियम और होता है n बराबर सी अपान भी, n बराबर सी अपान भी, जहाँ पर n क्या है, अपवर्तनांक है, जहाँ पर n अपवर्तनांक है, c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और भी क्या है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक होगा उसमें प्रकाश की चाल, ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल होगा। यहाँ पर n क्या है हमारा, माध्यम का अपवर्तनांक है, और c बराबर क्या है हमारा, निर्वात में प्रकाश की चाल है, और भी क्या है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक होगा उसमें प्रकाश की चाल। जैसे मान लीजिए कांच का अपवर्तन निकाल ले हैं तो कांच में प्रकाश की चाल, हीरे का अपवर्तनांक निकाल ले हैं तो हीरे में प्रकाश की चाल, अगर जल का निकाल ले हैं अपवर्तनांक तो जल में प्रकाश की चाल। क्लियर हो गया, मतलब जिस माध्यम का अपवर्तनांक होगा उसी माध्यम का में प्रकाश की चाल होगी। तो यहाँ पर समझते हैं कि अपवर्तनांक कैसे है। देखिए यहाँ पर देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, इसको परिभाषित कैसे करेंगे, किसी माध्यम का अपवर्तनांक यन निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात का बराबर होता है। क्लियर हो गया, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। n बराबर क्या होता है, c अपान भी। c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, भी क्या है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल है, और n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है। यानी कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अपवर्तनांक निम्न दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे अपवर्तनांक के प्रकार पढ़ेंगे हम। अपवर्तनांक निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक, पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक। पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ेंगे। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक पहले यहाँ पर यहीं पर समझ लीजिए, यहीं पर कि मान लीजिए यदि कोई प्रकाश की किरण पहला माध्यम ये जा रही है, दूसरा माध्यम पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो यहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक का कंडीशन यह होता है कि जो पहला माध्यम होना चाहिए वह वायु हो या निर्वात हो, वह वायु हो अथवा
निर्वात हो, ये दोनों ही होना चाहिए, इसके अलावा और कोई अन्य माध्यम ना हो। दूसरा माध्यम अन्य कोई भी हो सकता है, कांच हो सकता है, जल हो सकता है और हीरा हो सकता है, चाहे जो हो जाए, लेकिन पहला माध्यम क्या होना चाहिए हमारा, वायु अथवा निर्वात ही होना चाहिए। यानी कि वायु व निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाएगा हमारा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको डाउट होता होगा कि सापेक्ष कैसे हो गया, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा था साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर बराबर यन पढ़ा था, ठीक है। तो इसको 1 and 2 भी ले सकते हैं, कि यहाँ पर पढ़ने तरीका बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 1 n 2 दिए लिखा है, तो आप जिसको जो आगे है उसके सापेक्ष कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यहाँ पर 2 and 3 दिया है कि क्या होगा, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक। आगे जो लिखा होगा उसी के सापेक्ष होगा और दूसरा जो लिखा होगा वो उसी का अपवर्तनांक होगा। यानी कि हम लीजिए 1 and 3 लिख दें तो पहले माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको लिख दूँ कि ANG, यहाँ पे A क्या है, वायु है, और G क्या है, ग्लास है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। अगर हम लिख दें ANW लिख देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, W क्या है, जल है, A क्या है, एयर है, वायु है। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर लिख देते हैं AND लिख देते हैं, D क्या है, डायमंड, हीरा है, तो वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक हो गया। समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब उसी टॉपिक पर हम दोबारा आते हैं, समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया था। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा कि पहला माध्यम वायु होना चाहिए, यानी कि ANG होना चाहिए या ANW AND, मतलब पहला माध्यम वायु होना चाहिए, वायु व निर्वात, और दूसरा कोई भी माध्यम हो सकता है। क्लियर हो गया। यहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है कि पहला माध्यम वायु या निर्वात हो, तो वो क्या होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। और अगर बात करते हैं हम सापेक्ष अपवर्तनांक की, सापेक्ष अपवर्तनांक की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें माध्यम, पहला माध्यम दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है, या वायु जो प्रकाश है जल से वायु में जा सकता है, जल से कांच में जा सकता है, ठीक है, जल से हीरे में जा सकता है, मतलब दोनों माध्यम भिन्न भिन्न हों। जैसे इसमें निरपेक्ष में क्या था कि पहला माध्यम वायु हो, इसमें कोई फिक्स नहीं है सापेक्ष अपवर्तनांक में कि पहला माध्यम वायु ही हो। यहाँ पर जल भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, हीरा भी हो सकता है, जल किसी माध्यम से किसी माध्यम में जा सकती है। क्लियर हो गया। चलिए तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, जैसे हम कर ले WNG कर लेते हैं कि वायु मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो गया, WND कर सकते हैं, जल के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक हो गया। तो ये सब क्या है, हमारे सापेक्ष अपवर्तनांक हैं। क्लियर हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए WNG और ANG ये कौन से अपवर्तनांक हैं, पहले मैं बात करता हूँ WNG कौन से अपवर्तनांक है, कमेंट में लिखिए जल्दी। यहाँ पर देखिए WNG कौन सा अपवर्तनांक है, ये है सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, क्योंकि देखिए इसमें दोनों माध्यम क्या है, भिन्न भिन्न है, और पहला माध्यम वायु नहीं है, तो ये क्या हो गया, सापेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन अगर हम ANG में बात करते हैं तो ANG में पहला माध्यम क्या है, वायु है, तो ये क्या हो गया, हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया। ये कौन सा अपवर्तनांक हो गया, हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर हो गया सबको। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न है आपसे कि अपवर्तनांक बात कर रहे हैं, तो अपवर्तनांक होता क्या है, इसका प्रयोग क्या हुआ, हमने परिभाषा पढ़ लिया, निरपेक्ष अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, लेकिन इसका मेन पर्पज क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको भी आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए माध्यम का अपवर्तनांक होता है वह यह बताता है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी अधिक है कितनी कम है। यहाँ पर मैं आपको से अगर बात कर दूँ n बराबर C अपान V पढ़ा हमने, तो यहाँ से रिलेशन क्या निकलेगा, n व्युत्क्रमानुपाती 1/v निकलेगा। देखिए अगर इसको हम हटा देते हैं, C गुणे लिख सकते हैं, C गुणे 1/v लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1/v में है तो ये क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती v होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी।
यानी कि देखिए विरोध समानुपाती है ना, अगर एक को बढ़ाओगे दूसरा घटेगा, दूसरे को बढ़ाओगे तो पहला घटेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कहेगा कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। क्लियर हो गया। एन विरोध समानुपाती 1/v होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकलता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। मान लीजिए आप बात कर लेते हैं 1.5 की। मान लीजिए कांच का जो अपवर्तनांक है 1.5 है, तो इसमें प्रकाश की चाल और वायु का, कांच का अपवर्तनांक क्या है 1.5 है और वायु का अपवर्तनांक मान लीजिए 1 ही है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए वायु का जो अपवर्तनांक है कांच की अपेक्षा कम है, तो इसमें प्रकाश की चाल किसमें अधिक होगी, जिसका अपवर्तनांक कम होगा। तो ये देखिए वायु का अपवर्तनांक कम है, इसलिए जो वायु में प्रकाश की चाल है वह अधिक होगी, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। क्लियर हो गया। चलिए समझ में आ गया कि अपवर्तनांक क्या है, किस लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए आज के वीडियो की लास्ट हेडिंग है हमारी कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, इससे क्वेश्चन बहुत ही सॉल्व होते हैं। अभी इसका डेरिवेशन है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं है, चिंता मत कीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अब इसे पढ़ेंगे। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीय माने क्या होता है, जैसे उत्क्रमणीय का हमने क्या पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा रखा है। तो जैसे A+B है, C+D है, केमिस्ट्री में हमने पढ़ रखा है कि जो अभिक्रिया है, मान लीजिए अभिक्रिया A+B उत्क्रमणीय है C+D के। तो यहाँ पर देखिए अभिक्रिया को A+B बराबर C+D भी लिख सकते हैं या C+D बराबर A+B भी, मतलब उसको हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो उत्क्रमणीयता बस केवल इसमें फिजिक्स में भी ऐसा होता है, बस उसमें प्रकाश की किरण आ जाती है। क्लियर। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई कांच का गुटका है, अगले पेज पे चलते हैं, थोड़ा फीका बड़ा बना दूँ। चलिए यहाँ पर मान लीजिए कोई कांच का गुटका है, RSTU नाम दे देता हूँ। ये क्या है, कांच का गुटका है। अब अगर हम इसमें प्रकाश को गुजारेंगे या इसको गुजारते हैं, मान लीजिए एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है, जिसकी किरण नाम दे देते हैं OA कर देते हैं। ठीक है। प्रकाश किरण OA पृष्ठ RS पर आपतित हो रही है। अब इस पर अभिलंब खींच दीजिए। अब आप बताइए कि पहला माध्यम क्या है हमारा, वायु है, दूसरा माध्यम क्या है हमारा, कांच है। तो बताइए प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी कि अभिलंब की ओर झुकेगी। यहाँ पर जायज़ बात है कि अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि कांच में प्रकाश की चाल कम है। अगर अब फिर से देखिए यहाँ पर आ रही है, ठीक है, तो अब फिर से यहाँ पर इसका अपवर्तन होगा। तो अब देखिए अब ये कहाँ से जा रही है, कांच से वायु में जाएगी। तो कांच में प्रकाश की चाल कम है, वायु में प्रकाश की चाल अधिक है, तो यह अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये हो जाएगा। मान लीजिए नाम दे रहे हैं इसका नाम OABC दे देते हैं और इसको यम डैश यन डैश दे देते हैं। ठीक है। तो ये फिगर आप पहले नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने पहले क्या किया कि एक RSTU एक कांच का गुटका है, जिसमें हम RS पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण OA उस पर आपतित करवाते हैं। तो वह अपवर्तन के पश्चात AB दिशा में निकल जा रहा है। वह अपवर्तन के पश्चात AB दिशा में निकल जा रहा है। अब पुनः इसका क्या होगा, अपवर्तन, क्योंकि अब प्रकाश की चाल यहाँ पर तो रुक नहीं जाएगी, आगे भी तो जाएगी, क्योंकि पारदर्शी माध्यम है। तो यहाँ पर देखिए अब फिर से इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो ये कौन सी दिशा में निकल जाएगी, BC दिशा में निकल जाएगी। इतना फिगर क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कंडीशन आता है, अगर मैं यहाँ पर एक दर्पण लगा दूँ, समतल दर्पण, जो इस प्रकाश की किरण को लंबवत भेज दे, लंबवत आपतित हो। क्लियर हो गया। ये क्या हो, 90 डिग्री बने। तो यहाँ पर जो इस स्थिति में जो प्रकाश किरण है वह उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए अब आपतित किरण क्या हो गई, ये हो गई। समझने का प्रयास कीजिए, ये आपतित किरण ये हो गई। अब यहाँ पर देखिए जब प्रकाश का परावर्तन होगा तो यहाँ पर देखिए कांच में प्रकाश की चाल कम है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, पुनः अभिलंब से दूर हट जाएगी। आप देख रहे हैं कि जिस मार्ग से प्रकाश की किरण आई थी, अगर हम उसके सामने कोई दर्पण लगा देते हैं वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है।
तो प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि विभिन्न माध्यमों से होकर जाने वाले प्रकाश की अपवर्तित किरणें, विभिन्न माध्यमों से होकर जाने वाली प्रकाश की अपवर्तित किरणें को जब किसी माध्यम, किसी दर्पण द्वारा वापस भेजा जाता है तो यह उसी पथ पर वापस चली जाती हैं जिस पथ से आई होती हैं। प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है डेरिवेशन की। क्लियर हो गया? तो चलिए फिगर में एक बार फिर से अगले पेज पे बना देता हूँ मैं। चलिए, ये क्या है हमारा, ओ ए था ना ये। चलिए, ये क्या है, यम, यम डैश है, ये इस दिशा में निकल गई, यन, यन डैश हो, ठीक है, ये तो है ना। चलिए, अब ये इस दिशा में निकल गई। कौन था यहाँ पर, ए बी सी, ये आर ई एस टी क्यू है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बारे में। क्लियर? यहाँ पे देखिए, आपतन कोण क्या होगा, यहाँ पर आई होगा, ये क्या होगा, आर हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए, अब यहीं पे हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं नोट कर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिगर तो बनेगा नहीं, स्क्रीन थोड़ी छोटी है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, हमने जो अपवर्तन के नियम में दूसरा नियम पढ़ रखा है कि साइन आई अपान साइन आर बराबर एन होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए एन बराबर साइन आई अपान साइन आर, एन बराबर साइन आई अपान साइन आर। अब यहाँ पर एन के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, जो एन है देखिए, ये वायु है और ये कांच है। देखिए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो रहा है, या ए एन जी लिख सकते हैं, क्योंकि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। आप फिगर दिमाग में बैठाए रहिएगा, तो मैं आपको डेरिवेशन कराते जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप बस मेरी बातों को सुनिए और अपनी कॉपी में देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ए एन जी निकाले, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो क्या आएगा हमारा, साइन आई आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा, समीकरण 1 मान लो। अगर हम निकालते हैं जी एन ए, जी एन ए, क्योंकि हम प्रकाश की किरणों को वापस भेजा है हमने, ठीक है। तो इस अवस्था में जो आपतन कोण होगा वो आर होगा, क्योंकि देखिए आप चित्र में देखिए, जो हम दर्पण द्वारा प्रकाश को भेज रहे हैं वापस, तो बी ए जो प्रकाश किरण है वह अब आपतित किरण होगी, क्योंकि हम वापस भेज रहे हैं, ठीक है। तो जो ए बी प्रकाश किरण है वह आपतित किरण है। तो वहाँ पर आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर क्या हो गया, आपतन कोण। इस स्थिति में आपतन कोण होगा आर, ठीक है। और परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, आई। क्लियर हो गया? समीकरण 2 मान लो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? चलिए, अब यहाँ पे अगले पृष्ठ पे चलते हैं हम, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उतार लीजिए, मैं समझ दे रहा हूँ थोड़ा देर। चलिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा कर देंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा कर देंगे। चलिए करते हैं। तो ए एन जी गुणे जी एन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर गुणे साइन आर अपान साइन आई हो जाएगा। इतना हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर हम यहाँ पर इसको हल करते हैं आगे, तो ए एन जी गुणे जी एन ए बराबर क्या हो जाएगा, ये से इससे कट जाएगा और इससे कट जाएगा, बचा 1 हो गया। यहाँ से अगर हम ए एन जी निकालते हैं या जी एन ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जी एन ए। क्लियर हो गया? तो हमें ये जो फार्मूला निकल गया है, तो ये फार्मूला क्या बताता है कि ए एन जी बराबर 1 जी एन ए। चलिए, हो गया। अगर हम यहाँ पर कंडीशन कर देते हैं कि 3 माध्यम हो, 3 माध्यम कौन कौन से हो, पहला वायु हो, दूसरा जल हो और तीसरा कांच हो, तो जो ऐसी स्थिति में अगर हम डब्ल्यू एन जी पूछे आपसे क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, ए एन जी अपान ए एन डब्ल्यू कर देंगे। क्लियर हो गया? ए एन जी अपान ए एन डब्ल्यू कर देंगे। तो यहाँ पर ट्रिक मैं बता देता हूँ, देखिए ए एन जी ए एन डब्ल्यू, ए एन मतलब पहला माध्यम वायु होगा, ये तो क्लियर हो गया,
ठीक है। तो अब यहाँ पर ANG पहले करेंगे कि ANW करेंगे, उसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर G बाद में है तो G को पहले कीजिए, G बाद में है G को पहले कीजिए, और W पहले है उसको बाद में कर दीजिए बटे करके, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे, कोई उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे आपको पूछे WND पूछता है, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, AND, क्योंकि देखिए D बाद में है उसको पहले कीजिए, और W क्या है, पहले है उसको बाद में कर दीजिए। तो ऐसे आप फार्मूला को बना सकते हैं, ये मेरी ट्रिक है। तो इसे आप याद कीजिएगा। अगर आपको ये ट्रिक कैसी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हाँ, ये चैप्टर आपका समाप्त होता हुआ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ कि हमने पूरा पढ़ लिया प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश का अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक के प्रकार, निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, और प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। और जो अपवर्तनांक हमने पढ़ा उसमें n बराबर क्या था, C/V। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से क्या संबंध है, कि अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से क्या संबंध है, तो आप n बराबर C/V ही लिखेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश का अपवर्तन हमने आपको पढ़ा दिया। तो अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण बताइए। प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण है, प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण है, इसको आप खोज के लाइए गूगल से, चाहे जहाँ से, ठीक है। तो कारण बताइए, आपकी बुक में लिखा होगा, या तो आप वहाँ से लीजिए, या तो आप गूगल से चाहे जहाँ से लेकर आइए, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिए। या अगर आपको ना आए तो मैं आपको अगले वीडियो के पहले ही लेक्चर में आपको बता दूंगा। क्लियर हो गया। और चलिए आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में आपको एक नए न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे, ठीक है। और आप ये मत भूलिएगा कि टीचमेंट ऐप है, उसका जो क्लासरूम ID है, टीचमेंट ऐप है, जब उसको आप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद लॉगिन करेंगे तो आपको एक क्लासरूम ID पूछेगा कि आप क्लासरूम ID बताइए। तो आप हमारी क्लासरूम ID 485121 701, ये याद रखिएगा, ये क्या है, हमारी क्लासरूम ID है। अगर आप उसको डालते हैं तो सीधे आप हमारे क्लासरूम में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। चलिए आज वीडियो देख लिए, धन्यवाद। चलिए।